प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन। आज हम रीट 2015 का जो पेपर है, उस पेपर के अंदर विज्ञान का जो पार्ट है 30 क्वेश्चंस का, उसका हम एक्सटेंडली स्टडी करेंगे और अच्छी तरह से उसका एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके रीट 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी तक विज्ञान के 2-3 पेपर आपको पहले ही दे दिए हैं और उनके साथ में जो रीट में जुड़ा हुआ कंटेंट है, उस कंटेंट को मैंने साथ साथ पूरा कंप्लीट किया है, ताकि आपको उससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन दूसरा अगर आए तो आप सही कर सको। आज इसके अंदर हम विज्ञान के पार्ट के अंदर हमारा पहला जो क्वेश्चन है 121वां इस 2015 के पेपर का। इसके पहले मैं 2015 वाला जो पेपर है आपके सामने रखना चाहूँगा। ये पेपर कोड ST2 2015 और इसके अंदर जो 121वां क्वेश्चन है, जहाँ से विज्ञान का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। 121वें क्वेश्चन में पूछा है 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य है। A 10 की घात 4, B 10 की घात 5, C 10 की घात 3 और D 10 की घात 6। ये आपके 1 न्यूटन की वैल्यू पूछी है। सही आंसर है B 10 की घात 5। अब ये आया कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। वास्तव में न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, ठीक है। और आपको पता होगा बल F = ma यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। और द्रव्यमान का जो मात्रक है, ये m आपके मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और ये त्वरण जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसके अंदर किलोग्राम का मतलब ये हुआ कि 1000 ग्राम इंटू मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर अपॉन टाइम सेकंड में रहेगा। मतलब इसमें एक सिस्टम होता है MKS सिस्टम टू CGS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये ग्राम सेकंड के अंदर बदल दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके 1000 और 100 10 की घात 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये फाइनली हो जाता है 10 की घात 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर जो होता है वो आपके डाइन होता है। तो ये आपके 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर आ गया, 10 की घात 5 डाइन। ये आपके सही आंसर होगा। साथ में न्यूटन तो बल का मात्रक हो गया, ध्यान रखना है ना। ये मैंने आपको बताया बल F = ma, m मास है, a द्रव्यमान है। अब इसकी जगह एक प्रश्न और बनता है कि 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये ऊर्जा का मात्रक है, ध्यान रखना, ऊर्जा का मात्रक। और ऊर्जा का जो सूत्र होता है E बराबर, वास्तव में ऊर्जा को आप कार्य भी लिख सकते हो, कार्य W बराबर बल इंटू विस्थापन, है ना। मैंने हालांकि इसको फिजिक्स में F.D लिखा जाता है, पर आप तो F इंटू डी याद रख लें, इतना खूब है आपके। तो इसको आप इसके अंदर भले किसी से भी लिखें, आप भले FD से लिखें, भले ऊर्जा का सूत्र होता है 12 m²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। एक स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh, मास इंटू ये। आप इनमें इन तीनों में से कोई सा भी लेकर के आप ये रिजल्ट ला सकते हो। अब देखो ये मैं लाता हूँ, तो ये E = 12, और इस संख्या से कोई काम नहीं है, हमें खाली मात्रक देखना है। तो ये m यानी कि आपके किलोग्राम, और वेलोसिटी यानी कि वेग, है ना, ये होता है वेग, और वेग होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ ये मीटर प्रति सेकेंड होल स्क्वायर। अब किलोग्राम को तो लिखोगे आप 1000 ग्राम, मीटर पर स्क्वायर है, और मीटर को लिखोगे आप सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर बटा सेकेंड को सेकेंड ही लिखोगे, और अब इसका स्क्वायर कर दो। तो ये आपके क्या हो गया, देखो 1000 ग्राम इंटू 100 और फिर ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपके 10 की घात 7 ग्राम इंटू सेंटीमीटर सेकेंड। तो ये आपके जो आएगा, इसको कहा जाएगा अर्घ, 10 की घात 7 अर्घ।
ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो ऊर्जा के लिए चीज़ वही यही देखो सेम, मतलब यहाँ पे ये स्क्वायर में आ गया है ना, ये स्क्वायर क्योंकि ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड होता है, तो ऊपर स्क्वायर होने से मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा और कुछ नहीं, ये मिलेगा। तो इस पूरी राशि को अपन कहेंगे अर्घ। तो आपको याद रखना है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। ये दोनों ही पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके 10th की विज्ञान के अंदर दे रखा है, 8th में नहीं मिलेगा, 9th के अंदर मिल जाएगा। ये देखिए आप कार्य का मात्रक, कार्य न्यूटन टू मीटर जूल, और ये कार्य डाइन इंटू सेंटीमीटर, यानी कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्घ दे रखा है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 122वां, निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अपने को पता है कि ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ होती, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि, और चौथा ऑप्शन दे रखा है सभी में आवश्यकता नहीं। ध्यान देना, आपको ये पता होना चाहिए, सही आंसर इसका सी है, विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और मैंने आपको 7th क्लास की जो ये साइंस की बुक है और इसके अंदर मैं इस पेज को पिछले वाले वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ। मतलब ये हुआ कि पिछले वीडियो में बताने का मतलब क्या हुआ कि ये इस टॉपिक को इसने बिल्कुल छोड़ा नहीं है, वो हर बार पूछ रहा है। ये देखिए, जिस विधि में बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी ऊष्मा का संचरण होता है उसे विकिरण कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा, सामान्य सा प्रश्न पूछा है। साथ में मैंने ये वाला पेज बताया था कि प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री यानी 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, और डॉक्टरी तापमापी का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगला है मानव शरीर का सामान्य ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये प्रश्न 2012 में या किसी एक में पूछा है, मैंने आपको बताया था, एक कॉमन प्रश्न है। अगला प्रश्न है 123वां, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है। यदि वायु के दाब को दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा। देखिए, ध्वनि का वेग यहाँ सही इसने ऑप्शन दे रखे हैं 996, 664, 166 और 332 मीटर पर सेकंड। सही आंसर यहाँ पर डी है, 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। देखिए, डीप अगर स्टडी करें तो ध्यान रखना, वेग जो है, क्योंकि यहाँ वायु के दाब की बात कर रहा है, तो वेग और दाब में संबंध आपने बॉयल्स नियम वगैरह ये पढ़े होंगे, चार्ल्स नियम, उनसे जुड़ा है। लेकिन यहाँ पर आप ये जो है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकेंड है। डी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। हालांकि एक बात और बता दूं कि वायु दाब को आपके इस रीट के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अभी इससे जुड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। लेकिन ध्वनि का वेग वाला टॉपिक आपके है, ध्वनि का पूरा टॉपिक है, तो इसके बारे में हमें अच्छी स्टडी कर लेनी चाहिए। ये कॉमन बात कि ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है, दाब पर नहीं। यह माध्यम के ताप पर भी निर्भर करती है, और ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक होती है, गैसों में कम होती है। और ख़ास बात ये लाइन कि ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 की जगह 330 मीटर पर सेकंड लिखा है। ठीक है, हमें 332 ही याद रखना है। वैसे ये 9th की बुक है, ये भी आपके मेन बुक है, कोई विशेष बात नहीं है, इसको भी राइट मान सकते हैं। लेकिन कभी भी ऑप्शन में ऐसा कोई वेरिएशन नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहे। हमें 332 याद रखना चाहिए 30 की जगह। हाँ, अगर 32 नहीं है तो आप फिर 31 या 30 जो भी हो उसको सही मानना है। तो ये यहाँ पर कह रही एक बात ध्यान रखने की है कि ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, ये मैं याद रखना चाहिए। यहाँ मैं एक बात लगभग हर वीडियो में बता रहा हूँ, यहाँ और देख लें। श्रव्य तरंगे जो होती है ध्वनि की, अपने को पता है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक होती है, यानी 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, दूसरा, और ये जो कंपन होती है वो किसमें, कंपित वायुस्तंभ में, स्वरित्र द्विभुज में और वायलिन में। अब की बार आपका, क्योंकि देखिए ये प्रश्न श्रेष्ठ, तो ये आवृत्ति कहाँ तक होती है सब में पूछा है कि अपश्रव्य जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, पराश्रव्य अल्ट्रासाउंड ये 20,000 से अधिक होती है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये 20,000 से परा अल्ट्रासाउंड जो होती है ये आपके अलग से पूरा सिलेबस में दे रखा है,
तो आपको इसको अच्छी तरह याद रखना है कि ये 20,000 से हर्ट से अधिक जो होती है वो आपके पराश्रवी यानी अल्ट्रासाउंड कहलाती है। और ये आपको अब की बार याद क्या रखना है, आपको याद ये करना है कि श्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 तक होती है ये तो पता है, लेकिन ये इनके उत्पादक जो है वो सोर्स कौन से हैं ये याद करना है। एक तो वायु स्तंभ, सरित्र द्विभुज और वायलिन। अपश्रव्य तरंगे जिनको इंफ्रासाउंड कहते हैं, ये भूकंप के समय ज्वालामुखी विस्फोट, व्हेल, हाथी जैसे प्राणियों से उत्पन्न होती है। ये इंफ्रासाउंड ध्यान रखना, ये याद कर लेना आपको। और पराश्रव्य जिसको अल्ट्रासाउंड, ये पूरा अलग से टॉपिक है आपके। ये चमगादड़, बिल्लियाँ, कुत्ते जैसे कुछ प्राणी, कुछ पक्षी या कीट भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग संकेत भेजने, समुद्र की गहराई ज्ञात करने और चिकित्सा के क्षेत्र में हवाई अड्डों पर धुंध दूर करने में होता है। इन सब का ये आपको ध्यान रखना होगा इसके अंदर। और वायु में इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य 1.6 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इससे जुड़ी बातें हैं, क्योंकि टॉपिक तो सिंपल लेवल का है, लेकिन जो कठिनाई का स्तर है प्रश्नों का वो 12वीं के लेवल होगा, तो हमें ये थोड़ा सा जानकारी रखनी होगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना है, एस्केप वेलोसिटी। ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 मीटर पर सेकंड, 11.2 सेंटीमीटर पर सेकंड और 11.2 मिलीमीटर पर सेकंड। आपको ये क्वेश्चन पीछे वाले किसी 17 में या 15 वाले पेपर में पूछा हुआ है, तो आपको ये ध्यान देना है 15 या 12 वाले में। और मैं पहले इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब कोई पिंड ऐसे वेग से फेंका जाए पृथ्वी तल से कि वो उसके गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, तो वो वाला जो वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है और इसी को पलायन वेग कहा जाता है। तो ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद वापस वो इस वेग से जाने के बाद वो पिंड वापस पृथ्वी पर नहीं लौट पाएगा, वो उस ग्रह के जो पृथ्वी है उसके इर्द गिर्द बाहर की तरफ परिक्रमा करता रहेगा उसकी कक्षा में। अगला प्रश्न आता है, नेचुरल फाइबर्स आर यानी प्राकृतिक रेशे हैं कपास, ऊन, सिल्क और सभी। देखिए ये आपके डी वाला ऑप्शन सही है, कपास, ऊन, सिल्क ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। ये आपके 8वीं की विज्ञान की बुक है जो भी चलती है कक्षा 8 के लिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। और इसके अंदर जो तीसरा पार्ट है संश्लेषित रेशे, जिसके अंदर प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे के बारे में बता रखा है, जिसके अंदर नायलॉन वगैरह, बहुलक वगैरह आते हैं, सेलुलोज, कपास वगैरह बात करें अपन, वो इसमें सब थे। तो इसके अंदर देखिए प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे ये लिखा है। और देखिए प्रश्न कहाँ से पूछा है, आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होने वाले हैं, यानी कि और जो संश्लेषित रेशे वो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये कपास, ऊन और रेशम जो है ये प्राकृतिक रेशे हैं। और ये इसके अंदर दे रखा आपका ऑप्शन देख लीजिए, कपास और ऊन दे रखा है। जब कपास और ऊन प्राकृतिक रेशे हैं और ये सिल्क यानी कि रेशम, तो ये आपके तीनों ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। और डायरेक्ट इसने 8वीं की बुक से पूछे हैं। मैं बार बार आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि 6ठी, 7वीं, 8वीं की जो बुक्स है आपको इनके अलावा और कोई बुक नहीं पढ़नी है, आपको उन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। रेयरेस्ट केस में 1 या 2 क्वेश्चन जो ऐसे हैं वो अलग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 126वां। यहाँ ये कह रहा पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का संगठन प्रतिशत है। यहाँ A, B, C, D 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर C जो वाला जो ऑप्शन है वो आपके करेक्ट है। 60 कैल्शियम ऑक्साइड तो 60 से 68% और सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो 17 से 24%। ये देखिए आप सीमेंट बनाने की विधि, और इसके अंदर ये लिखा है पोर्टलैंड सीमेंट का सामान्य रासायनिक संगठन, जिसके अंदर इसने दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60% और सिलिका आपके हैं 20 से 24%। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा इसने, कैल्शियम ऑक्साइड है इसने 60 से 68 दे रखा है, तो ये आपके 60 से 68 ये इसमें इस रेंज में आ रहा है 50 से 60, और सिलिका 20 से 25, तो ये देखो 17 से 24% दे रखा है। तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये सीमेंट बनाने की विधि। अब इसके अंदर थोड़ा एक बात ध्यान रखनी है, सीमेंट वाले पार्ट के अंदर यहाँ इसने
एल्यूमिना भी दे रखा है, देखो Al2O3, ये 5 से 10% है। इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है, ठीक है, Fe2O3 भी होता है 1-2% और SO3 भी होता है। मतलब वो ये सफ़ेद सीमेंट में उच्च गुणवत्ता वाली मृत्तिका का उपयोग करते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड उपस्थित नहीं होता है। मतलब सफ़ेद सीमेंट के अंदर Fe2O3 नहीं होता है। आपका प्रश्न वो यहाँ से बनेगा सीमेंट वाले में कि सफ़ेद सीमेंट के अंदर इनमें से कौन सा तत्व नहीं, मतलब यौगिक जो है वो नहीं होता है। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता, सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं होता, एल्यूमिना नहीं होता, Fe2O नहीं होता। तो ये याद रखेंगे आप, Fe2O3 इसमें सफ़ेद सीमेंट में यूज़ नहीं करते हैं, आयरन ऑक्साइड को हटा दिया गया है। आपका यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है, तो ये आप बोले नहीं। मतलब इसके अंदर सामान्य सीमेंट में क्या क्या शामिल है वो याद रख लेना है, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, ठीक है, तो ये आपको याद रखें। इसके अलावा एक साथ में और आ गया है पीओपी की बात करूं मैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो वास्तव में क्या है, ये पीओपी दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये कहलाता है, यह कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है। ये देखिए, ये कैल्शियम सल्फेट .2H2O जिप्सम से बनाया गया। जिप्सम में आपके 2 मॉलिक्यूल पानी के हैं और ये इस टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है जिसके अंदर पानी आधा रह जाता है और ये 2 जो है कैल्शियम सल्फेट का हाफ यहाँ चला जाता है, यानी ये कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है। ये प्रश्न परीक्षा में बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अंदर अभिक्रिया के ताप को निश्चित करना आवश्यक है और अन्यथा अधिक ताप पर पूरा क्रिस्टलन जल जो है वो निकल जाएगा और निर्जल कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा जिसे मृत ज्वलित प्लास्टर कहते हैं। मैं इस पर इसलिए आना चाह रहा था कि अगर ज़्यादा पानी डाल मतलब गर्म कर दिया, उसको ताप को नियंत्रित नहीं किया तो कैल्शियम सल्फेट वापस निर्जल अवस्था में मिलेगा और वो क्या कहलाएगा, मृत ज्वलित प्लास्टर। ये याद रखना है। अगला प्रश्न 127 वेब ब्राउज़र के उदाहरण है। देखिए, आज इंटरनेट का ज़माना है और ये टॉपिक आपके दे रखा है। तो वेब ब्राउज़र यानी कि मोजिला, ओपेरा, नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स। आपने मैक्सिमम मोजिला, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स, ये 4 नाम तो आपने अच्छे तरीके से सुने हैं कि ये तो वेब ब्राउज़र है ही। नेटस्केप और नेविगेटर भी, नेटस्केप ये भी इसके अंदर ही शामिल है और इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी जो है वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल है। आपको अच्छी तरह, अब अगला काम क्या है आपका, आप इन 6 जो दे रखे हैं वेब ब्राउज़र, इन 6 वेब ब्राउज़र के बारे में अच्छे तरह से स्टडी कर लेनी है कि इनके अंदर क्या क्या होता है, ये कब कब यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको ये सारे अच्छी तरह से पढ़ लेने, कौन कब यूज़ करते हैं ये पढ़ना है आपको। अगला क्वेश्चन है 128वां, क्षुद्र निम्न की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन यूं का यूं मैंने पिछले लेक्चर के अंदर डायग्राम से अच्छे तरीके से बताया है। इसने पूछा है कि ये क्षुद्र ग्रह किन निम्न कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, शनि और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, पृथ्वी और मंगल के बीच में और शनि और यूरेनस ग्रह के बीच में। तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में एक चौड़ी पट्टिका होती है, उसको क्षुद्र ग्रह कहा है। कैसे, ये देखिए, ये आपके मंगल और ये आपके बृहस्पति और इसके बीच में ये जो पट्टिका है चौड़ी, ये कहलाता है क्षुद्र ग्रह पट्टी, ठीक है। ये पिछले वाले इसके अंदर भी मैंने आपको पूरा समझाया था, आपको अच्छी तरह से इसको याद रखना है। ये 8वीं की बुक में दे रखा है और लगभग सब बुक्स के अंदर ये मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है 129वां, सोनार इज यूज्ड, यानी सोनार तकनीक कहाँ काम में ली जाती है। पहला ऑप्शन है जल में स्थित पिंडों की दूरी और दिशा और चाल नापने के लिए, बी वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल नापने के लिए, जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा नापने के लिए, वायु में स्थित पिंडों की दिशा, चाल नापने के लिए। तो ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल, इन तीनों चीज़ों को जल में जो पिंड होते हैं उनके लिए ये यूज़ करते हैं। ये आप देखिए
ध्वनि वाले पार्ट में आपको बता दूं मैं, सोनार साफ साफ लिखा है 9th की बुक में। सोनार यह एक ऐसी डिवाइस है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब आपका इसके अंदर ये प्रश्न तो पहले पूछ लिया है, प्रश्न अगला ही बनेगा कि सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए निम्न प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये पराध्वनि तरंगों को काम में लेना है। ये आपके पराश्रवी, ये दे रखी है पराश्रवी जो मैंने अभी आपको बताया, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा असत्य ये पूछ रहा है। प्रश्न है मतलब दे रखा है 2 PbO प्लस कार्बन टेंस टू 2 PbS प्लस CO2। अब ये इसके लिए कह रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। आपको बिल्कुल सही बात है, अपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, और तीसरा कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इसके अंदर डी वाला जो ऑप्शन है, ये जो कह रहा है इसके अंदर साफ साफ दे रखा है कि चारों। पहली बात बताऊं कि इन ऑप्शन के अंदर यूं का यूं ये क्वेश्चन आपको 10th की बुक में दे रखा है। ये आपके 10th की बुक का एज इट इज क्वेश्चन है, और इसके माध्यम से वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताना चाह रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन को। लेकिन इस क्वेश्चन को इसने हटा दिया गया है पूरा, इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब इसके पीछे रीज़न क्या रहा है, क्यों हटाया गया है, जबकि क्वेश्चन पूरा बिल्कुल सही है। तो हमें इस पर नहीं जानना कि क्यों हटाया है। आप देख सकते हो सारी चीज़ें इसके अंदर सही है, या ऑक्सीकरण और अपचयन को समझना होगा। तो मैं आपको ऑक्सीकरण और अपचयन को, कब ऑक्सीकरण होता है कब अपचयन होता है, मैं पूरा आपको बता देता हूँ। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण का नाम है ऑक्सीडेशन, अपचयन का है रिडक्शन। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। तो ये ऑक्सीकरण वर्ड बहुत कम काम में लेते हैं। आपको उपचयन और अपचयन दे रखा है, तो ये पहला उपचयन जो आपके ऑक्सीकरण है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ना, हाइड्रोजन की कमी, धन विद्युतीय तत्व की कमी, तत्व परमाणु आयन का इलेक्ट्रॉन त्यागना, ये सारे ऑक्सीकरण में आते हैं। अब सेम बात इसके लिए भी कि ऑक्सीजन जुड़ना, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब निकल जाता है एक तरह से। ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, तो इसके अंदर ऋण विद्युतीय तत्व इसमें जुड़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगी, कमी। यहाँ हाइड्रोजन की कमी, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जुड़ना। यहाँ धन विद्युत तत्व की कमी है चौथे में, तो यहाँ धन विद्युत तत्व की, यानी कि एक तरह से उल्टा हो जाएगा जो ये कर दिया अपन ने। ऐसे ही तत्व परमाणु या इलेक्ट्रॉन त्यागना है, ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना हो जाएगा। ये आपको इसके डिफरेंस ध्यान में रखने हैं। अब जैसे आप देखें ऑक्सीजन, जैसे मैं सबसे पहले इसकी बात करूं कि परमाणु के ऑक्सीकरण के अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन की त्यागने की बात कर रहा है, तो सोडियम है, और ये सोडियम ने क्या किया, ये प्लस किया और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब यहाँ सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। फिर मैं अगर यहाँ बात करूँ कि Fe2+ है, और ये एक इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा तो Fe3+ हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सारे किस में आ रहे हैं, ऑक्सीकरण में। हम और बात करें कि जैसे क्लोरीन है, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो ये क्या बन गया, आपके क्लोरीन आयन। तो ये आपके ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे आपके क्या हो गया, ये एक तरह से यहाँ हुआ क्या है, ये आपके ऋण आयन को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो यह ऋण आयन का ऑक्सीकरण हुआ, एक तरह से इसका ऑक्सीकरण हुआ ऋण आयन का, ये आपको ध्यान रखना होगा।
ऐसे ही हाइड्रोजन वाले भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो आपको ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, डीप आपको नहीं जाना है, आपको खाली बस ये याद रखना है कि हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन या उपचयन, रेणुदित तत्व अगर जुड़ रहा है तो उपचयन, हाइड्रोजन की कमी। अब जैसे ये देखो ना, ये आप ये क्या किया, ये क्लोरीन के अंदर आप ये वाला अगर धन तत्व की कमी हो रही है, ठीक है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ है, ध्यान रखना क्लोरीन का इसके अंदर। तो आपको ये दोनों का डिफरेंस याद रख लेना। अगर दोनों जिसमें साथ साथ चलती है किसी रिएक्शन में तो वो कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना इसके अंदर। तो ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं रेडॉक्स वाला कि जैसे जिंक प्लस CuSO4, तो यहाँ पे बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग निकल गया है, मतलब यहाँ पर रेडॉक्स और रेडॉक्स रिएक्शन हुई है। ये पूरी किसकी है, रेडॉक्स की। यहाँ जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है, यहाँ से, और इससे जिंक का तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके जिंक पर यहाँ 0 आयन है, और अब 0 से जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तभी तो जिंक सल्फेट बनाया है। जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ये देखिए, तो यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, और इधर कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है 2+ था, है ना, मैंने बता रखा SO4 2-, इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसमें कॉपर पर 2+ आयन था, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे थे, लेकिन यहाँ पर इसने कॉपर ने वापस Cu निकल गया अलग से, तो कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, है ना, और ये कॉपर यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए हैं तो Cu बन गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर कोई ग्रहण करता है, त्यागता है तो ऑक्सीकरण, और ग्रहण करता है तो वो क्या हो जाता है, अपचयन। मतलब यहाँ पर आपके कॉपर का तो क्या हुआ, अपचयन, और जिंक का क्या हुआ, उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131वां, 2 फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, फिर इसको हीट किया है, डेल्टा का मतलब गर्म करना, फिर M मिला कोई मेटल, और फिर गर्म किया तो X + Y + Z मिले। अब इसने पूछा है कि यहाँ पर M क्या है और X क्या है, Y क्या और Z क्या है, इसकी पहचान करनी है। सीधी सी बात है, पहले इसको गर्म किया तो आपके 7H2O हट जाएगा, यानी M आपके पास क्या बचेगा, फेरस सल्फेट, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, फेरस सल्फेट मिल जाएगा इसके अंदर। फिर आपका ये M जो है गर्म करने बाद जल निकल गया, ध्यान देना। अब इसको और गर्म किया फेरस सल्फेट को, तो यहाँ पर X और Y क्या मिले आपको, ये देखिए, इसमें ये जो रिएक्शन दे रखी है FeSO4, जो इसमें गर्म करने से निकालिए M आ चुका था पहले, फिर ये Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आपके पास में सीधा सीधा ये क्या बन गए, देखो FeSO4 बन गया और Fe2O3 मिला, ध्यान देना। तो ये आपके Fe2O3 किस में है, ये Fe2O3 इसमें आ रहा है, ये Fe2O3, ठीक है, और यानी C वाले में, और Y जो है आपके सल्फर डाइऑक्साइड कह रहा है, तो ये Y सल्फर डाइऑक्साइड, ये X + Y + Z, और ये ZSO3। तो आपको ये 10th क्लास की कुछ जो रिएक्शंस है, जो आपके रासायनिक अभिक्रिया हैं, उनको आपको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है कि किस में क्या बन रहा है। ये आपका C ऑप्शन करेक्ट है, M आपके फेरस सल्फेट है, X आपके फेरिक ऑक्साइड है, Y सल्फर डाइऑक्साइड है, और Z सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। वैसे इस क्वेश्चन को हटा दिया, टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के अंदर इसने जो दे रखे 4 ऑप्शन A B C D, देखिए लंबे लंबे ऑप्शन दिए इसके अंदर। ताप की वह मात्रा जो 10 ग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में बदले, 1 लीटर द्रव, सब में ताप की मात्रा ही है, ध्यान रखना। तो है तो लेटेंट हीट वो ताप की मात्रा ही है, लेकिन कौन सी है, किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये 1 मिली द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक और गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, और 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और ताप क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए।
एक भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ये क्लियर दे रखा है, यहाँ देखें आप, गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। यहाँ इसने नीचे साफ साफ लिया है, ये गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर, आपका प्रश्न बिल्कुल वायुमंडलीय दाब पर ही है, ध्यान रखना। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। नीचे इसने और साफ साफ लिख दिया है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, ये क्वथनांक, मतलब यहाँ क्वथनांक को दिया है और यहाँ गुप्त ऊष्मा को बताया है साफ साफ कि 1 किलोग्राम ठोस को गलनांक पर, जिस गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो आपकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। आपके ऑप्शन में कहीं पर भी द्रव में बदलने का, सब में गैसीय अवस्था कर दिया है, इसलिए ये प्रश्न रॉन्ग हो गया। अब मैं इसको थोड़ा साफ साफ देखो बताता हूँ मैथमेटिकली इसको कैसे समझा जाता है। ये कह रहा है कि उसको जो दी गई ऊष्मा है, ताप की वो मात्रा, तो ऊष्मा की मात्रा यानी कि सीधी सीधी वो द्रव्यमान के समानुपाती होती है। वो कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान लिया इसने m बराबर, तो Q जो है दी गई ऊष्मा Q समानुपाती है मास के, तो ये Q इक्वल टू ये ml हो जाएगा। आपके L जो है वो स्थिरांक है, ध्यान रखना, और ये समानुपाती स्थिरांक है इसके अंदर। तो ये वास्तव में अगर देखा जाए तो ये L जो है वो आपके गुप्त ऊष्मा है। यानी इससे अगर ध्यान से देखो तो गुप्त ऊष्मा का सूत्र क्या बन रहा, Q/m। अब मैं इस गुप्त ऊष्मा को डिफाइन करता हूँ जो इसमें लिखी है। m द्रव्यमान, m kg को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए होती है वो Q है अगर, ठीक है, कैलोरी में, तो इकाई किलोग्राम को कितनी हो जाएगी, Q/m। और एक इकाई मतलब 1 किलोग्राम, पता जाए भाई, 1 किलोग्राम ऊष्मा को, मतलब किसी भी ठोस को उसके द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए, ये ऊष्मा की मात्रा है, ध्यान रखना। तो इसी को तो आपने L कहा है, ये वजह गुणा करो तो आपके Q इक्वल टू वापस ml आ रहा है। तो ये आपके Q बराबर ml यानी कि मोहनलाल मदनलाल, ठीक है ना, ml मास है m और L आपकी लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा। तो इस गुप्त ऊष्मा के कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से समझें ताकि अगर इसका सवाल भी आ गया छोटा सा तो आप इसमें कर सको, क्योंकि अब की बार वो इस पर अगर प्रश्न देगा, क्योंकि टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो वो इसके अंदर m और l के मान दे देगा, Q पूछ सकता है, या Q और m दे देगा, L पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स विल बी इन 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स, यानी 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या कितनी होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 1.51 इंटू 10⁻23। अब ये कैसे हुआ, देखिए मोल कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए आप, ये आपके टॉपिक है पूरा। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, सबसे पहले तो बता दूं आपको कि इसकी ये जो अवधारणा है, मोल शब्द को दिया विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने 1896 में, ये मोल शब्द। और एक आपको संख्या याद रखनी, आवोगाद्रो संख्या यानी एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, और 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। देखो संख्या भी याद आ जाएगी, यहाँ 23 है तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अब सबसे खास बात, जैसे आपसे कहा जाए, मैंने लिखा है 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, 1 मोल कार्बन परमाणु, 1 मोल H2O अणु, यानी कोई भी अणु, परमाणु या कण, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, कण हो सकता है, उसकी 1 मोल मात्रा जो होती है वो हमारे किसके बराबर होती है, वो होती है 6.023 इंटू 10⁻23। अगर 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु कहा जाएगा तो इसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु
मतलब एक मोल में इतने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, एक मोल कार्बन में इतने कार्बन परमाणु होते हैं, और एक मोल H2O जल में इतने अणु होते हैं। अब वापस ये किसके इक्वल है? वापस ये संख्या यूं के यूं इसकी का हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कितना होता परमाणु द्रव्यमान? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन भी इसके इक्वल होगा। फिर इसका कितना होता? 12 ग्राम, ये भी इसके इक्वल होगा। 12 ग्राम क्या? कार्बन। और ये इसका कितना होता? 18। तो 18 ग्राम है ना, जल का होता है ना परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान 18 ग्राम। तो ये 18 ग्राम H2O वो किसके इक्वल होगा? इतने अणुओं के बराबर। मतलब ग्राम में लिखो तो ध्यान रखना आपको 18 ग्राम H2O में इतने, और या फिर 1 मोल H2O में इतने कण हैं। आ गया समझ में? मतलब सीधी बात कि 1 मोल H2O अणु बराबर 6.023 × 10⁻23 H2 अणु, या यूं कहो कि इसकी जगह 18 ग्राम H2 अणु बराबर 6.023 × 10⁻23 H2 अणु। ग्राम में लिखो तो वो 18 उसके द्रव्यमान के बराबर है, और अगर इसको मोल में लिखो तो डायरेक्ट 1 मोल का मान है। ये आपको याद रख लेना है ताकि आप किसी का भी निकाल सको। अब आपके क्वेश्चन पर आता हूँ। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या कितनी होगी? अब यहाँ O2 है, तो ध्यान देना O2 का परमाणु क्रमांक होता है 8। ठीक है, तो ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन बराबर इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 16। ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 16 ग्राम हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन अणु है, O2 अणु हो गया, तो डबल हो जाएगा, 16 दूना 32 ग्राम। तो अब हम कह सकते हैं कि 32 ग्राम O2 अणु में कणों की संख्या कितनी है? 6.023 × 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितनी होगी? और 8 ग्राम है ना, यहाँ 8 ग्राम पूछा है, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु, तो 8 ग्राम O2 अणु क्या होगा? 6.023 10⁻23 बटा 32 × 8। 8 से ये 4 बार कटा, और 4 से ये 1.51 10⁻23 कणों की, मतलब इतने कण हो जाएंगे इसके अंदर। ये इसने पूछा, तो ये 1.51 10⁻23 इसका आंसर हो जाएगा। ये मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसका क्वेश्चन वो आगे पीछे कैसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है? ए विरंजक चूर्ण बनता है, बी बेकिंग सोडा बनता है, सी धोने का सोडा बनता है, और डी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अभी मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताया, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा इसके अंदर भी आपको बताऊंगा अभी। सही आंसर इसका विरंजक चूर्ण है, कैल्शियम से हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा। पहली बात तो शुष्क बुझे हुए चूने की विक्रिया, तो शुष्क बुझा हुआ चूना आपके होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2, और ये कह रहा है कि क्लोरीन से क्रिया कराओ Cl2, तो उस केस में आपके बनता है CaOCl2 प्लस H2O, और इसको कहा जाता है आपके विरंजक चूर्ण। तो सही आंसर आपका ए वाला है, विरंजक चूर्ण। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ये बेकिंग सोडा जो है, ये सीधा सीधा इसको कहा जाता है
NaHCO3, ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। बाई रसोई में भोजन बनाती है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसलिए सोडियम बेकिंग सोडा है, जब वो आपके खाने का सोडा है, ठीक है। और धोने का सोडा जो होता है वो आपके Na2CO3 होता है, ये आपके धोने का सोडा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इनके बारे में, कैसे प्रश्न आ सकता है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बताया मैंने, कैल्शियम, अभी मैंने आपको बताया था CaSO4 होल ट्वाइस H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, जो अपन ने बात की थी अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था इसी लेक्चर के अंदर पीछे। तो आपको तीनों ध्यान रखना सीमेंट वाले पार्ट के अंदर। अब यहाँ पर बीच में आपके ये एक अगला क्वेश्चन दे रखा है, जीव विज्ञान के जनक कौन सा है। देखिए ये 11th क्लास की बुक से दे रखा है, लेमार्क, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस और चार्ल्स डार्विन। तो ये अरस्तु इसका सही आंसर है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है, 11th की बायोलॉजी की बुक में आपको मिलेगा। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है पेडागोजी के हैं। 145वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है ना। अगुणित कह रहा है, ध्यान रखना, हैप्लॉइड। ये बायोलॉजी का 11th की बुक से मिलेगा, ये आपके छोटे बुक्स के अंदर नहीं है। ए युग्मक, बी पुष्प, सी अंडाशय और डी परागकोश। तो सही आंसर इसके अंदर युग्मक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवाणु में से मानव जाति के लिए लाभकारी है। स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला, पेनिसिलियम और उपयुक्त सभी। देखिए पेनिसिलियम तो आपके इसके अंदर जो 7th की बुक है उसके अंदर दे रखा है, लेकिन ये आपके सब 11th की बुक के अंदर मिलेंगे। ये सारी जो है जीव है ये आपके उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही है, ये सब मानव जाति के लिए लाभकारी हैं। फिर अगला प्रश्न दिया इसने, जठर रस में होते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को हटा दिया है, लेकिन इसके अंदर हटाने के पीछे रीज़न है कि इनमें से ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन वास्तव में जठर रस के अंदर पेप्सिन और रेनिन होते हैं। अगर आपने मेरा पीछे वाला जो लेक्चर देखा हो, पीछे वाला वीडियो विज्ञान का, तो मैंने इसके अंदर आपके सामने ये पेज आपको बताया था, और उसके अंदर प्रश्न था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मैंने बताया था आपको यकृत, और ये सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, ध्यान रखना। और ये टेबल मैंने आपको बताई थी। इस टेबल से आपको जो क्वेश्चन पूछा है आमाशय यानी कि जठर रस, तो ये जठर रस में, ये देखिए जठर रस में होते हैं। तो ये इनके बारे में दे रखा है पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन रेनिन दे रखा है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर ये पेप्सिन रेनिन है और इसके अंदर बीच में वो डाल दिए, तो ये इसके अंदर नहीं होते, इसलिए इसको इसने हटा दिया है। इसके अंदर केवल पेप्सिन और रेनिन ही होते हैं, आपको ये याद रखना है। अब क्योंकि ये प्रश्न पूछा, तो इसका मतलब वो लार ग्रंथि के लिए पूछ सकते हैं कि लार ग्रंथि में क्या क्या होते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं, टाइलिन और एमिलेज। अग्नाशय में एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज वगैरह ये होते हैं इसके अंदर। ऐसे ही आंतरी रस के अंदर माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज ये इसके अंदर होते हैं। तो ये आपके इधर ये भी ध्यान रखना, ये कौन कौन है। अग्नाशय यानी कि छोटी आंत, लेकिन कार्यस्थल जो है वो अग्नाशय का वो कार्यस्थल क्या है, छोटी आंत, और आंतरी रस का भी छोटी आंत, और यकृत का जो है वो बड़ी आंत का है, याद रखना। यकृत का कार्यस्थल है बड़ी आंत। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। इसमें से प्रश्न 2 इस पे से देखो 2-3 जगह प्रश्न पूछ लिया 2-3 एग्जाम के अंदर, तो हम इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट मानेंगे। 148वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, यानी सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। यूँ तो लगभग सभी है, लेकिन ये इसके अंदर मैग्नीज वाला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है, ये 11th और 12th की दोनों बुक में ये आपको मिल जाएगा बायोलॉजी की। तो ये ऐसे प्रश्न लगभग बायो के प्रश्न इसने ज़्यादातर इसने 11-12 से पूछे हैं, थोड़ा में ध्यान रखना होगा। जैसे ये अगला क्वेश्चन देखिए आप, 149वां, पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वृषणीय हार्मोन्स एंड्रोजन्स का संश्लेषण और स्रवण करती है। सरटोली कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं,
स्पर्मेटोगोनिया और लैडिंग कोशिकाएं। मैंने पीछे वाले वीडियो में लैडिंग कोशिकाओं की बात की थी और ये यहाँ पर भी ये यही आंसर है, लैडिंग कोशिका। उस वीडियो को देखा हो तो उसमें ये प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है और उसमें लैडिंग कोशिकाओं का उसके अंदर मैंने बताया था, लैडिंग हार्मोन्स उसके अंदर आया था। तो इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये भी आपको 11th और 12th के अंदर ही मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है 150वां, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य ताप है। तो मैंने अभी जस्ट पीछे जब ये मैं वो ताप वाला टॉपिक बता रहा था उसके अंदर दे रखा था 37 डिग्री सेल्सियस। ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। ये आपके साइंस के क्वेश्चन पूरे हुए। अब वापस मैं इसमें वो ले रहा हूँ। देखिए पेडागोजी वाला क्वेश्चन है 136वां, निम्न में से कौन सी क्रिया कार्यसूचक क्रिया है? एक्शन वर्ब। सीधे सीधे दिख रहा है, देखना, रेखांकित करना, सुनना और जानना। ध्यान से अगर देखा जाए तो देखना, रेखांकित करना, सुनना और जानना। इसके अंदर सही आंसर जो इसने बी और सी दोनों बताए हैं। सुनने को भी एक्शन वर्क में लिया है, ठीक है, और इसलिए इसको हटा दिया गया। लेकिन हम जानते हैं कि रेखांकित करना एक्शन वर्ब जो है ये है। अब इसने इसको सुनना लिया है तो या तो ये हो सकता है कि सुनने को इसने सुनने के बाद वो रेखांकित करेगा, तो इसका मतलब वो देखने के बाद भी तो करेगा, इसलिए सही आंसर तो ये होना चाहिए। लेकिन इसको दोनों ऑप्शन मान करके इसको हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। हूबहू प्रश्न पीछे वाला था, इसके अंदर अल्बर्ट आइंस्टीन है। पीछे वाले पेपर में ये यूँ कहीं दे रखा है, मैथ्स वाले में या विज्ञान वाले में ही। और एक ये अगला 138वां क्वेश्चन, ये भी यूँ कहीं उसमें दे रखा है, कौन सी बाल केंद्रित विधि है? प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, इनमें से सभी। वहाँ प्रश्न ये पूछा था कि कौन सी बाल केंद्रित नहीं है, और वो व्याख्यान विधि था। इसके अंदर जो आंसर था व्याख्यान विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है, और यहाँ बाल केंद्रित विधि है पूछा है, तो डी वाला ऑप्शन है। इनमें से सभी, ये सारी के सारी प्रोजेक्ट, समस्या समाधान, प्रयोगशाला विधि, ये सारी बाल केंद्रित विधियाँ हैं। अगला प्रश्न है 139वां, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया? देखो ये प्रश्न भी यूँ का यूँ उसके अंदर पूछा है, थोड़ा चेंज किया हल्का सा, यूँ का यूँ नहीं। उसके अंदर यहाँ इसने BS ब्लूम से इसका आंसर है, और आपको पता है कि जो ज्ञानात्मक भावात्मक जो उद्देश्य थे, क्रियात्मक वगैरह, वो सारे BS ब्लूम के, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी आप जानते हो। फिर इसके अंदर आ रहा है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक। ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसको मैं नहीं छोड़ना चाहूँगा। सही आंसर इसके अंदर है BF स्किनर, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक। ध्यान देना आप, अभी ये सॉरी BF स्किनर नहीं है, नॉर्मन ए क्राउडर, क्योंकि यह शाखीय दे दिया है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बस थोड़ा लेना चाहूँगा। यहाँ आप देखें, अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम्ड लर्निंग जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके, अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या लर्निंग, इसके अंदर इसने जो BF स्किनर ने दिए डेफिनेशन, अभिक्रमित अध्ययन या अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। ये खास तौर से ध्यान रखना है। और फिर अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं तो खैर जनरल है, इसके अंदर एक तो दिया है अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांत। सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो आपको कहा था BF स्किनर ये वाला, लेकिन यहाँ शाखीय अभिक्रमित पूछा है और वो नॉर्मन ए क्राउडर है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ आपको ये BF स्किनर ने 1954 में शिक्षण प्रतिमान का विकास किया था और इसके अंदर अभिक्रमित अधिगम सिद्धांत दिया है। अब यहाँ पर इसने छोटे छोटे सिद्धांत और दे रखे हैं, लेकिन पहले अभिक्रमित अधिगम सिद्धांत का एक जो संक्षिप्त पार्ट है मैं वो लेना चाहूँगा। सबसे पहले लघुपदों का सिद्धांत, जिसको फ्रेम कहा जाता है, सक्रिय अनुक्रय सिद्धांत, तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत और छात्र परीक्षण या स्वपरीक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। ये सारे इसी के अंदर आ रहे हैं, ध्यान देना, जिसके अंदर कुछ गौण सिद्धांत भी है, लेकिन खास तौर से ये छात्र स्वगति से इसके अंदर सीखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, लघुपद का भी है ये खास तौर से।
फिर इसके अंदर अभिक्रमित अधिगम के जो प्रकार है ये 4 प्रकार दिए, रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, मैथेटिक्स अभिक्रम और स्वनिर्देशित अभिक्रम। इनके इंग्लिश वर्ड भी देख लें आप, लीनियर प्रोग्राम, ब्रांचिंग प्रोग्राम, और ये सबसे खास है मैथेटिक्स प्रोग्राम। ये एक खास से ध्यान रखना, मैथमेटिक्स नहीं है, मैथेटिक्स है। फिर एडजंक्ट या ऑटो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। तो रेखीय अभिक्रम जो दिया है वो BF स्किनर का है, ध्यान रखना। ये आपके शाखीय अभिक्रमित है, तो BF स्किनर ने तो दिया है रेखीय अभिक्रम। फिर अगला जो है ये आपके शाखीय अभिक्रम है, ब्रांचिंग वाला, और ये देखिए नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया है। मतलब इसमें अध्ययनकर्ता स्वनिर्णय करके आगे बढ़ता है। कुछ खास चीज़ें जो है आपको वो ध्यान रखनी है। फिर ये मैथेटिक्स अभिक्रम, मैथेटिक्स शब्द यूनानी भाषा का है, मैथिन शब्द से, जिसका अर्थ है सीखना, मैथिन यानी कि सीखना। अच्छी तरह याद कर लेना आप, ठीक है। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि सही चीज़ को, इम्पोर्टेंट पार्ट को आपको डायरेक्ट इंडिकेट करके बताना है। कहाँ से पढ़ा, कहाँ से लिया, उसका कोई अर्थ नहीं है। और मैथेटिक्स अभिक्रम के प्रवर्तक थॉमस F गिलबर्ट, यानी इसको आप गिलबर्ट से जोड़ लें, बोलना नहीं है, गिलबर्ट, ये गिलबर्ट ने दिया है। यहाँ पर रेखीय और शाखीय दोनों का एक ब्रीफ वर्णन दे रखा है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताया ब्रीफ में। अगर टाइम मिला तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी, देखो क्रिया है ना, याद रखिएगा, को करिकुलम एक्टिविटी, और इसलिए इसका सही आंसर विज्ञान मेला होगा। ऑप्शन बी वाला सही आंसर है। ए श्याम पट्ट है, बी विज्ञान मेला है, सी पाठ्य पुस्तक है, और डी ऑडियो विजुअल एड से है। तो आपके विज्ञान मेला है, ये आपके को करिकुलर एक्टिविटी में शामिल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है, तो आपको पता है इसके अंदर ये ग्रामोफोन जो है इसके अंदर श्रव्य सामग्री है। OHP बाकी ये ओवरहेड प्रोजेक्टर वगैरह ये सब आपको पता है, ये अलग चीज़ें हैं। मैजिक लैंटर्न है महादेव का जिसको, तो सी वाला सही इसके अंदर। फिर मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, सबसे कॉमन प्रश्न है ये, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और सुधार लाना। फिर उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है, तो पता है आपको निदानात्मक का ही है। इसने परीक्षा प्रतिमान व्याख्यानात्मक दे रखा है, और लेकिन निदानात्मक पहले निदान करोगे तभी तो उसका उपचार करोगे। भाई बीमारी का पहले पता लगाओगे, निदान में क्या डायग्नोसिस करते हैं, तो निदान पहले पता लगाओ कि बीमारी क्या है, अब उसका उपचार करोगे, ये सीधी सी बात है। इसलिए निदानात्मक के बाद आपके उपचारात्मक आता है। तो ये इस तरीके से 2015 वाला पेपर है उसका मैंने एनालिसिस किया है, प्रयास किया है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और इसके 30 ही क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे अगर मेरे इन 3-4 लेक्चर्स को आप देखते हैं जो मैंने साइंस के लिए हैं। और मैं कंटिन्यू भी साइंस के पेपर को एनालिसिस कर रहा हूँ, और मैंने स्पष्ट बता दिया है कि पेपर के अंदर मैं डायरेक्ट केवल प्रश्न को ही मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रश्न को क्लियर करने के बाद में उससे जुड़ा आसपास का सारा कंटेंट में लेकर के आपको बता रहा हूँ, ताकि उस टॉपिक से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरे CMPC यूट्यूब चैनल पर ये जो आपने विज्ञान के पेपर को जो एनालिसिस जो कर रखा मैंने देखा है, अगर समझा है, तो आपके 30 में से 30 क्वेश्चन कोई भी रोंग नहीं कर सकता। 30 में से 30 क्वेश्चन आपको सही मिलेंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। नेक्स्ट पेपर के एनालिसिस और नेक्स्ट लेक्चर तक फिर से मिलते हैं, तब तक आप मेरे CMPC यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने, और वीडियो को लाइक करें, साथियों को भी शेयर करें, और CMPC नाम का टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स।